नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा, सरस्वती क्लासेस रुड़की से। दोस्तों, एक नई सीरीज़ मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज से इस वीडियो से। जैसा कि आपको पता है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आपके वनडे के पेपर कराने वाला है और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो सवाल पूछने की एक रेंज है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। अभी तक आप सभी लोग यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पे तैयारी करते आए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार के क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी के पेपर में आते थे, यूके पीएससी का पेपर उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमने काफ़ी सोच विचार करके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो पुराने पेपर हुए हैं हाल फिलहाल में, उनकी एक सीरीज़ बनाने का निर्णय लिया है। दोस्तों, काफ़ी डीप लेवल पे जाके हम आपको ये पेपर सॉल्व कराएंगे। और लोक सेवा आयोग हमेशा क्या करता है दोस्तों, जो सवाल आपसे एक बार पूछ लिया, उसी के आसपास से फिर आगे सवाल पूछता है। तो जनरली ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स फिक्स हैं उसके, जहाँ से 40-50 सवाल वो हर बार पूछता है। तो हम कोशिश करेंगे ये सारे के सारे टॉपिक आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करा दें। और समय को बचाते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और मैं थोड़ा सा समय का अभाव है आपके पास भी और मेरे पास भी, तो जो भी चीज़ें मैं बोलूँगा इसमें, बस आप वो वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स में लिखते हुए चलना। मैं कोशिश करूँगा कि सारे टॉपिक का रिवीजन आपका मैं कराता हुआ चलूँ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पढ़ना पड़ेगा संगम काल। मौर्य काल के समकालीन दक्षिण भारत में 3 साम्राज्य हुआ करते थे। उन तीनों साम्राज्य के काल को मिला के कहा जाता है संगम काल। और इन 3 साम्राज्यों में एक तो चेर था, जो कि आपके वर्तमान केरल के तट पे था। दूसरा चोल, जो कि वर्तमान आंध्र प्रदेश के आसपास था। और तीसरा पांड्या, जो कि आपका तमिलनाडु के आसपास था। दोस्तों, चेर का जो राज चिन्ह था वो धनुष था, चोल का शेर था और पांड्या का मछली था। इन तीनों ही राजवंश में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती थी वो थी तमिल। तो इन्हीं में पांड्या राजवंश ने 3 तमिल संगमों का आयोजन किया। तो तमिल भाषा के उस समय के जो भी श्रेष्ठ कवि या विद्वान थे, उन सभी को बुलाकर यह आयोजन किया गया था और पांड्या ने यह आयोजन कराया था। इसमें दोस्तों, जो पहला संगम है वो मदुरई में हुआ था, दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ था और तीसरा संगम फिर मदुरई में हुआ था। और तमिल भाषा में ये संगम थे और यहाँ पर कुछ साहित्य की रचना हुई थी। जैसे एक शिलप्पादिकारम साहित्य है, शिलप्पादिकारम, और इसके लेखक थे इलंगो आदिगुल। दोस्तों, इसकी नायिका मणि मैखले थी और ये एक तमिल भाषा का प्रेम ग्रंथ था। इसको तमिल भाषा का इलियड भी कहा जाता है। पहले भी कई बार पूछा है सवाल। दोस्तों, इसके बाद मणि मैखले जो इसकी नायिका थी, उसी के नाम पर अगला ग्रंथ लिखा गया और इसके लेखक थे सीततलय सत्तनार। क्योंकि मधु मणि मैखले बाद में बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी, तो ये ग्रंथ बेसिकली आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक और दोस्तों साहित्य है इसका, तोक्कापियम। तोक्कापियम के जो लेखक हैं दोस्तों, तोक्कापियार हैं और ये तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। इसका जो विषय है वो तमिल व्याकरण है। एक और रचना है दोस्तों इसी में, और वह है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि के जो लेखक हैं वह हैं तिरुतक्क देवर। और ये जो जीवक चिंतामणि है दोस्तों, ये जैन धर्म का ग्रंथ है। तो यहाँ से हो सकता है अगली बार आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए। दोस्तों, जो पांड्या साम्राज्य था उसका संस्थापक नोंडीजोन था। और दोस्तों, जो चोल साम्राज्य था इसका संस्थापक था आपका इलनजोत चेन्नी। और इसी चोल साम्राज्य को 9वीं शताब्दी में फिर दोबारा से पुनर्स्थापित किया था दोस्तों विजयालय ने। और दोस्तों, जो चेर था, चेर का संस्थापक था उदयन जेरल। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करा दी हैं और आप वीडियो में देख भी सकते हैं जो चीज़ें आपके सामने हैं पेपर में। इसके बाद दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है आपका, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया था। तो दोस्तों, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में किया गया था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। और इसके जो संस्थापक थे दोस्तों, वो थे उस समय सलीमुल्लाह। दोस्तों, जो सलीमुल्लाह थे इन्हीं को आगा खां भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि मुस्लिम लीग के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आप हमेशा जो पहली प्राथमिकता दोगे वो सलीमुल्लाह को दोगे। और ये नाम अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिखता है तो आप वकारुल मुल्क करके आ सकते हो। मुस्लिम लीग के बारे में 2-3 चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों,
22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने ही मुक्ति दिवस मनाया था, क्योंकि इस दिन कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया था 28 माह की सरकार चलाने के बाद। तो इस खुशी में उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया। दोस्तों 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। ये चीज़ें आपके पेपर में आ सकती हैं और पूछी भी जा सकती हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि महान विद्वान अश्वघोष किस शासक का समकालीन था। तो अश्वघोष के बारे में आपको पता है, ये कनिष्क के समकालीन थे और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो दोस्तों बुद्ध चरित्र है और आपकी सौदरानंद है। दोस्तों कनिष्क के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है इसके सुई अभिलेख से मिलती है और कनिष्क ने शक संवत भी चलाया था 78 ईस्वी में। और दोस्तों जो अश्वघोष हैं, जो चौथी बौद्ध संगति थी कुंडल वन में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, तो उसमें अध्यक्ष तो थे वासुमित्र, लेकिन इसके जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष ही हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक था, उसी का राज्यपाल था गुजरात में पुष्यगुप्त वैश्य। और पुष्यगुप्त वैश्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर इस झील का निर्माण कराया था। यहाँ पर एक बांध भी बनाया गया था। दोस्तों इसी झील का पुनरुद्धार आगे जाके रुद्रदामन ने कराया, जो कि शक का एक इम्पोर्टेंट राजा हुआ है। सॉरी शक नहीं, हाँ शक का, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, शकों का एक बहुत इम्पोर्टेंट राजा हुआ है। और दोस्तों रुद्रदामन का ही अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। ये जूनागढ़ अभिलेख के बारे में इम्पोर्टेंट बात है कि ये संस्कृत भाषा का हमें जो प्राप्त हुआ है वो सबसे पहला और सबसे बड़ा अभिलेख है। और जूनागढ़ अभिलेख की जो खोज की थी वो दोस्तों 1832 में जेम्स प्रिंसेप ने ही की थी। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है। तो दोस्तों इस पर बेसिकली 4 पशुओं के चित्र हैं, घोड़ा है, हाथी है, शेर है और सांड बुल का भी चित्र है, लेकिन गैंडे का चित्र इस पर नहीं है। और दोस्तों सारनाथ जो स्तंभ है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 15 मीटर है। आपके पेपर में आ सकता है सवाल। अगला सवाल आप देखते हैं दोस्तों कि तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो बौद्ध संगति से पहले भी सवाल पूछे गए हैं, मैं आपको सारी रिवाइज करा देता हूँ। दोस्तों पहली बौद्ध संगति का आयोजन था सप्तकर्णी गुफा में हुआ था राजगृह में, और राजा था अजातशत्रु और इसका अध्यक्ष था महाकश्यप। दोस्तों इस बौद्ध संगति में विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के समय में हुई थी वैशाली में और इसका अध्यक्ष था सर्वकामी। और यहाँ पर दोस्तों बौद्ध धर्म स्थाविर और महासांघिक दो विचारधाराओं में विभाजित हो गया था। तीसरी बौद्ध संगति दोस्तों अशोक के शासनकाल में हुई थी पाटलिपुत्र में और इसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस्स। और दोस्तों यहाँ पर अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति कुंडल वन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, अध्यक्ष वासुमित्र था और उपाध्यक्ष अश्वघोष। दोस्तों यहाँ पर हीनयान और महायान इन दो शाखाओं में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। तो दोस्तों कनिष्क और हर्षवर्धन ये दोनों बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन बौद्ध धर्म की महायान शाखा के फॉलोवर थे ये। तो आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा लेक्चर, आगे भी बनाते रहेंगे लेक्चर और अभी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों मार्टिन व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि क्या थी। तो ये दो बहुत बड़े इतिहासकार हैं, इन्होंने जो सिंधु सभ्यता की तिथि मानी है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व मानी है। लेकिन दोस्तों एक और इतिहासकार हैं डीपी अग्रवाल, इन्होंने सिंधु सभ्यता की जो अवधि मानी है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व मानी है। हो सकता है ये क्वेश्चन अगले पेपर में आ जाए। एक किताब है दोस्तों प्रबंध चिंतामणि और पूछा है कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक दोस्तों मेरुतुंग हैं। इसके अलावा एक नाम आप और देख सकते हो भवभूति। दोस्तों भवभूति संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे और भवभूति की प्रसिद्ध किताब का नाम है मालती माधव और दूसरी किताब है इनकी महावीर चरित्र। तो दोस्तों आयोग क्या करता है कि जो भी आपको ऑप्शंस दे रहा है ना पेपर में, वो हर अगले पेपर में इन्हीं के आसपास से क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो सारी चीज़ें हमें कवर करते हुए चलनी है। अगला आप देख सकते हैं दोस्तों किताब है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। सबसे पहली बात तो एरिथ्रियन सी जो है वो लाल सागर को कहा गया है। ये दोस्तों आपकी यूनानी भाषा में किताब लिखी गई है, लेकिन इस किताब का लेखक के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि अज्ञात यूनानी नाविक था और वो नाव से पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता था और उसने अपने अनुभव के ऊपर ये किताब लिखी है और इस किताब का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी।
अगर पूछे इसका लेखक कौन है तो आप करके आओगे एक अज्ञात यूनानी नाविक। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय कांग्रेस की बात कर लेते हैं डिटेल में दोस्तों। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय यूनियन INU इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से हुई थी 1884 में, 1884। संस्थापक थे AO ह्यूम और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। दोस्तों, 1885 में 1885 में दादा भाई नेहरू के कहने पर इसका नाम किया गया था INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। और दोस्तों, इसका पहला सम्मेलन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष थे WC बैनर्जी। दोस्तों, एक और संस्था है जो आपको पता होनी चाहिए, 1876 में बनी थी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये दोनों इसके संस्थापक थे। और 1883 में इसी का नाम पड़ गया था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ध्यान से सुनना, कॉन्फ्रेंस, 1883 में। और 1886 में इसी का जो विलय है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया था। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला सम्मेलन हुआ था उसमें टोटल 72 सदस्य शामिल हुए थे और उसमें 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे और पहले अध्यक्ष WC बैनर्जी थे और दूसरा जो फिर अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था 1886 में, उसके अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी थे। तो ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, पेपर में कुछ भी इनमें से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना भारत के बाहर हुई थी और सैन फ्रांसिस्को एक शहर पड़ता है आपका अमेरिका का, USA का, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो मेन संस्थापक थे वो थे लाला हरदयाल। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया? दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है आपका वो 1878 में पारित किया गया था और इसको पारित करने वाला वायसराय था लॉर्ड लिटन और इसका मेन मकसद था जो भारतीय समाचार पत्र हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना। तो दोस्तों, इसके तहत सबसे पहले जिस समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया गया था वो था आपका बंगाल गजट 1882 में। और दोस्तों, ये जो बंगाल गजट है इसकी शुरुआत 1780 में की थी ऑगस्टन हिक्की ने, आपको पता ही होगा। दोस्तों, इसके अलावा अमृत बाजार पत्रिका और सोम प्रकाश, इनको भी प्रतिबंधित किया गया था इसके अंतर्गत। सोम प्रकाश बहुत फेमस समाचार पत्र है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसको प्रकाशित करते थे। और अमृत बाजार आपकी 1875 में एक संस्था बनी थी इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष, वो इसका प्रकाशन करती थी। और दोस्तों, भारत में प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है और चार्ल्स मेटकॉफ वही है ये जो 1809 में आपकी अमृतसर की संधि हुई थी महाराजा रणजीत सिंह के साथ, जिस पर इन्होंने साइन किए थे चार्ल्स मेटकॉफ ने, और भारत में प्रेस का मुक्तिदाता इसको कहा जाता है। अगला सवाल आता है दोस्तों, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो दोस्तों, पहले तो इस पैक्ट के बारे में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि अंग्रेजों ने नमक के ऊपर टैक्स लगाया और इस टैक्स लगाने के बाद गांधी जी नाराज हुए और उन्होंने अंग्रेजों से अपनी 11 सूत्री मांग रखी, जैसे सेना के व्यय को 50% कम करो, प्रशासनिक खर्च को 50% कम करो, ठीक है, भारत में जो राजनीतिक बंदी आपने बनाए हुए हैं उनको मुक्त कर दो, शराब को आप प्रतिबंध लगा दीजिए, ये सब मांगे गांधी जी ने रखी थी। जब अंग्रेजों ने गांधी जी की मांग नहीं मानी तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आपका अहमदाबाद से डांडी मार्च शुरू किया। ये डांडी मार्च में जब वो चले तो 78 सत्याग्रही थे। इनमें 3 उत्तराखंड के थे, आपको नाम पता होगा, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त और गोरखा खड़गवीर। 241 मील की ये टोटल यात्रा थी। और दोस्तों, गांधी जी डांडी पहुंचते हैं 5 अप्रैल 1930 को और 6 अप्रैल को वहां पे ये नमक बना के कानून तोड़ते हैं। 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। क्योंकि गांधी जी की मांगे नहीं मानी गई थी इसलिए गांधी जी इस पहले सम्मेलन में और कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। जब दबाव बनता है लॉर्ड इरविन के ऊपर जो उस समय भारत के वायसराय थे, तो वो गांधी जी की सारी मांगों को मान लेते हैं और फिर महात्मा गांधी डिसाइड करते हैं कि चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेगी। और यही समझौता जो है गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है, जो कि 5 मार्च 1931 को किया गया था। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपका सारा रिवीजन करा दूं और ज़्यादा नहीं तो 400-500 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊं। और माँ सरस्वती का आशीर्वाद अगर बना रहा तो आपको पेपर में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन इन पेपर में आए हुए होंगे तो दोस्तों उनका वर्तमान करंट जो है वो सारा हम आपको कवर कराएंगे।
तो सरस्वती क्लासेस के साथ आप लोग जुड़े रहें। और अगर आपको इन सब की PDF चाहिए तो 9058599944 इस पर आप हम लोग को व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि दोस्तों ऐसा हमारा मानना है कि जो शिक्षा है वो व्यवसाय नहीं है, शिक्षा सेवा है, ठीक। और जो आप हमको देते हो वो गुरु दक्षिणा है, ना कि फीस। तो इसलिए हम बच्चों की हमेशा हेल्प करते हैं, सेवा करते हैं, आपकी सफलता के लिए हमेशा तत्पर खड़े हैं, क्योंकि वही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगा। मैं हिमांशु शर्मा, सरस्वती क्लासेस रुड़की से आपके साथ में। थैंक यू सो मच।